दलाई लामा तिब्बतियों के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु, अहिंसा और विश्व शांति के सबसे बड़े पैरोकार। लेकिन सवाल ये है कि कम्युनिस्ट चीन इस बुजुर्ग से इतनी नफरत क्यों करता है? आखिर क्यों चीनी सरकार दलाई लामा को खतरनाक अलगाववादी या सेपरेटिस्ट करार देती है? दोस्तों, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग के बाद दलाई लामा को अहिंसक प्रतिरोध का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। दलाई लामा के प्रति चीन की नफरत और डर को समझने के लिए हमें दलाई लामा नाम की संस्था को समझना होगा। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्से और उनके अनुयायियों के अथक संघर्ष को समझे बिना हम चीनी सरकार की नफरत की वजह को भी नहीं समझ सकते। दोस्तों, चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है। 1409 में जे सिंखापा ने जेलग स्कूल की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। ये जगह भारत और चीन के बीच थी, जिसे तिब्बत के नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल के सबसे चर्चित छात्र गेंदुन द्रुप आगे चलकर पहले दलाई लामा बने। 17वीं शताब्दी में मांचू, ओइरात और मंगोल गुटों में सत्ता संघर्ष के बाद 5वें दलाई लामा नवांग लोब्संग ग्यात्सो तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे। वर्तमान 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के समीप छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता किसान थे। जब वो केवल 2 साल के थे तो बौद्ध खोजी दल ने संकेतों और सपनों के आधार पर उन्हें दलाई लामा के अवतार के रूप में पहचान लिया। 4 साल का होने से पूर्व उन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया। 1950 में जब दलाई लामा 15 साल के थे तो माओ की कम्युनिस्ट सरकार की सेना ने तिब्बत में घुसपैठ शुरू कर दी। मार्च 1959 के आते आते पूरे ल्हासा में अफवाह फैल चुकी थी कि दलाई लामा की जिंदगी खतरे में है और चीनी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये अफवाह और पुख्ता हो गई जब चीनियों ने दलाई लामा को 10 मार्च को बिना अंगरक्षकों के एक सांस्कृतिक समारोह में आने का निमंत्रण दिया। ये खबर सुनते ही दलाई लामा के महल के चारों ओर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। भीड़ को अंदेशा था कि ये निमंत्रण दलाई लामा को अपने जाल में फंसाने का षड्यंत्र था। जाहिर है दलाई लामा इस समारोह में नहीं गए। 16 मार्च 1959 तक ये खबर आने लगी कि चीनी दलाई लामा के महल को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने महल के चारों ओर तोपें लगाना शुरू कर दिया था। महल के पास फटे 2 गोलों से ये साफ हो गया कि बिना किसी देरी के कुछ बड़ा करने की जरूरत है। इसके बाद दलाई लामा अपने सहयोगियों के साथ भेष बदलकर भारत के लिए निकल गए। 13 दिन की बेहद कठिन और खतरनाक यात्रा के बाद 13 मार्च 1959 को दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारतीय सीमा में प्रवेश किया। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई। भारत ने खुली बाहों से दलाई लामा और उनके अनुयायियों को अपनाया। उधर चीन को जैसे ही दलाई लामा के बच निकलने की खबर मिली, उसने तिब्बती लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। चीनी सेना ने हजारों तिब्बतियों को मार डाला और विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। चीन का विरोध करने वाले लोगों को अपने ही देश तिब्बत में देशद्रोही की संज्ञा दी गई। चीनियों ने दलाई लामा के गायब होने पर कहा कि प्रतिक्रियावादी ताकतें उनका जबरदस्ती अपहरण कर भारत ले गई हैं। हालांकि इस मामले में चीन को मुंह की खानी पड़ी। दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद करीब 80,000 तिब्बती लोग उनके पीछे पीछे भारत आए। बाद में भारत सरकार ने दलाई लामा और उनके साथियों को धर्मशाला में बसाने का फैसला किया। दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने के बाद से ही भारत चीन संबंधों में कड़वाहट बढ़ने लगी। भारत में आम लोगों की सहानुभूति दलाई लामा के साथ थी। इसके बाद भारत चीन संबंध बिगड़ते चले गए और इसकी परिणति 1962 के भारत चीन युद्ध के रूप में हुई। बौद्ध धर्म के सर्वोच्च नेता दलाई लामा ने अमेरिका में पैदा हुए 8 साल के मंगोलियाई बच्चे को तीसरे सबसे अहम आध्यात्मिक गुरु का दर्जा दिया है। ये बच्चा दलाई लामा और पंचेन लामा के बाद
तीसरा सबसे बड़ा धर्म गुरु बना है। चीन जब दलाई लामा को ही मान्यता नहीं देता तो उनके चुने व्यक्ति को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। 1995 में जब दलाई लामा ने नए पंचेन लामा का नाम लिया तो चीनी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर गायब कर दिया। उसकी जगह चीन ने अपनी ओर से चुने गए एक बौद्ध को पंचेन लामा के तौर पर पेश किया। ऐसे में आशंका है कि कहीं चीन इस बच्चे के खिलाफ भी कोई आक्रामक कार्यवाही न कर दे। चीन को हमेशा से सबसे बड़ा डर ये रहा है कि कहीं दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बती आजादी के लिए आंदोलन न कर दें। इससे निपटने के लिए चीन ने तिब्बत की जनसंख्या को प्रभावित करने की कोशिश की। इसलिए चीन से लोगों को लाकर तिब्बत में बसाया गया। तिब्बती लोगों को सख्त नियंत्रण में रखा जाता है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है जो धर्म को अफीम बताता है और बुजुर्ग दलाई लामा को खतरनाक अलगाववादी। 1974 में दलाई लामा ने तिब्बती स्वतंत्रता के लिए अपना समर्थन देने का आह्वान किया था। शांति के नोबेल सम्मान से सम्मानित दलाई लामा का अब रुख ये है कि वो चीन से आजादी नहीं चाहते लेकिन स्वायत्तता चाहते हैं। 1950 के दशक से दलाई लामा और चीन के बीच शुरू हुआ विवाद आज तक जारी है और दलाई लामा के भारत में रहने से चीन से रिश्ते अक्सर खराब रहते हैं। खुफिया एजेंटों और सेना से कहीं ज्यादा चीन विचार से डरता है। बहुत संभव है कि उसकी मौजूदा सत्ता व्यवस्था वैसे ही ध्वस्त हो जाए जैसा सोवियत संघ में हुआ था। यही वजह है कि चीनी सरकार दलाई लामा से डरती है, जिनके पास सेना भले ही नहीं है लेकिन तिब्बत, भारत और दुनिया के अनेक देशों के लोग और सरकारें उनका सम्मान करते हैं।